आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है सानेहा बख्श, वफाक वज़ीरा और वज़ीर आला भी नाकाम, लवाहिकीन को वज़ीर आज़म की आमद का इंतजार, दो तस्वीर दो कहानियां, क्या सियासतदानों के सीने में दिल नहीं, पाकिस्तान की शरह नमू, वर्ल्ड बैंक और स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स में तजाद क्यों, FPCCI इंतखाबात नताइज पर एतराज की वजह क्या है, क्रिकेट टीम है या कबड्डी के खिलाड़ी, शाहीन खाकबाजी में मसरूफ क्यों। बलोचों का कत्लेआम बंद करो, बलोचों को मिसिंग मत करो। रोटी कमाने के लिए गए हमारी हाथ जोड़ की गुजारिश है, आपके सारे जो भी आपके जायज़ मुतालबात हैं वो जायज़ हैं, हमने आपसे डिस्कशन की है सारी बैठ के। प्लीज़ मैं फिर दोबारा कहता हूँ कि इसको इस्तेमाल ना करें। क्या जिम्मेदारी लेंगे कि आएंगे नहीं कह रहे कि आने से ये फायदा होगा। आप प्रोबेबिलिटी देखिए, कल खुदा न खास्ता कहीं और पाकिस्तान में कुछ होगा, वो कहेंगे हम ऐसा चाहते हैं, हम ऐसा नहीं चाहते, हम ऐसा चाहते हैं, हमें बात रुकेगी नहीं। वफाक की अगर एक वज़ीर आज़म की हैसियत से यकीनी तौर पर वो आएंगे, सदर पाकिस्तान भी आएंगे, वज़रा भी आएंगे, पार्लियामेंटेरियंस भी आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। गुज़श्ता 4 रोज से -60 डिग्री और खुले आसमान तले साने मच के मुतासरीन 11 लाशों के साथ धरना दिए बैठे हैं। मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए गुज़श्ता रात वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी, मावर खुसूसी जुल्फ़ी बुखारी और डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी कोयटा पहुंचे। मैयतों की तदफीन के लिए मिन्नत समाजत की हाथ तक जोड़े कि मैयतों की तदफीन को वज़ीर आज़म की आमद से मशरूत ना करें। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल, जिनका गुज़श्ता 3 रोज से कोई अता पता नहीं था, वो भी शायद अवामी दबाव पर अपना दौरा दुबई मुख्तसर करके कोयटा पहुंचे, मगर बहुत देर की मेहर आते आते। अब मुतासरीन का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान कोयटा आओ। वज़ीर आज़म के नुमाइंदों ने मीर रियासत की आमद में ताख़ीर की कोई वजह नहीं बताई है, ताहम लवाहिकीन के लबों पर एक ही इल्तिजा थी कि काश वज़ीर आज़म पाकिस्तान चंद लम्हों के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ ही बन जाते। वो ये दुआ, ये इल्तिजा जरा चेयरमैन तहरीक इंसाफ के रूप में इमरान खान साहब को दिखाते हैं। इस हुकूमत के नीचे तो कोई मुस्तकबिल नहीं है, बलूचिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है। फौरी तौर पर गवर्नर रूल लगना चाहिए, और अगर गवर्नर समझता है कि फौज की जरूरत है, फौज के जरिए कंट्रोल करें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। ये उस वक्त की बात है जब वज़ीर आज़म इमरान खान ऑपोजिशन में थे, यानी जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ थे। चंद सालों के दौरान दुनिया बिल्कुल बदल सी गई है। शायद इसीलिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान का अंदाज भी बदला सा है। दुनिया जदीद हो गई है। अब किसी से दुख शेयर करने और गम हल्का करने के अंदाज भी बदल गए हैं। आज गम बांटने के लिए ट्वीट्स का सहारा लिया जाता है, लेकिन क्या गम गुसारी के लिए यह अंदाज बेहतर है? क्या ट्वीट से जख्म भरे जा सकते हैं? सियासत और हुकूमत के लिए तो सोशल मीडिया का सहारा लिया जाता रहा है, लेकिन अब ताज़ियत और अयादत के लिए भी जदीद अंदाज इख्तियार किए जा रहे हैं। आज भी वज़ीर आज़म ने एक ट्वीट की है और एक ट्वीट के जरिए साने मच के लवाहिकीन से जल्द मुलाकात की यकीन दहानी भी कराई है। साथ ही अपील की है कि मैयतों की तदफीन करे। जहां लवाहिकीन और कौम को हुकूमत से शिकायत है, वहीं वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से भी शकवा कुना है। यानी यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, हुकूमत जो कुछ कर रही है वो तो आप देख रहे हैं, लेकिन कायदीन हिज़्ब इख्तिलाफ यानी अपोजिशन की जो लीडरान है, जो क़यादत है, उससे भी मुतासरीन कोई खुश नहीं है। वज़ीर आज़म की ट्वीट्स के बाद मरियम नवाज शरीफ ने भी जवाबी ट्वीट की है। उन्होंने जहाँ वज़ीर आज़म के कोयटा ना जाने को हदफ़ तनकीद बनाया, वहीं उन्होंने मैयतों की तदफीन की अपील भी की है, मगर वो खुद मुजाहिरीन के पास नहीं पहुंच सकी। ना मरियम नवाज पहुंची, ना अपोजिशन की दीगर क़यादत पहुंची। अपोजिशन जमातों से शिकायत उस बच्ची को है जिसके बाप ने उससे खिलौने देने का वादा किया था। वो बच्ची जिसका बाप वादा करके गया था कि वो खिलौना लाएगा, गुड़िया लाएगा, आला तालीम की उम्मीद दिलाई थी। अपने वादे की तकमील और उम्मीद का दिया रोशन रखने के लिए वो कोयले की कान में मजदूरी करने पहुंचा था, मगर उसे अपना वादा पूरा करने का मौका नहीं मिल सका। अब उसकी बेटी के सामने बाप की मैयत पड़ी है। ऐन उसी लम्हे जब बेटी अपने बाप की मैयत देख रही थी, नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ अपनी नवासी के लिए खिलौने खरीद रही थी। वो मसरूफ थी। हुकूमत पर तनकीद जरूर करे, लेकिन क्या आपने अपना फर्ज निभाया है, ये जरूर सोचिए। Yeah, okay, Nano will show you. Look, Sheena, there's this doctor set. Look, this doctor set, Sheena. You want this one? Yeah, You want this one? This one you want?
Okay, tell Nano. Do you want the, no, tell Nano. Do you want doctor set or you want, no, you want the doctor set or you want the bus? You want the bus? You want the bus? Wheels on the bus go round and round. Bubbles? Okay, let me look for bubbles here. I don't think they have bubbles. कोयटा में माए बहनें और बेटियां मैयतों को लेकर इंसाफ दिलाने के लिए बैठी हैं। वो सवाल कर रही हैं कि पीडीएम क़यादत अब आप लोग कहां हैं? हुकूमत गिराने के लिए कोरोना के बावजूद रैलियां और जलसे, लेकिन मासूमों के कत्लेआम पर एक जुलूस नहीं निकाल सके। अमेरिका में पुलिस के हाथों एक स्याह वाम की हलाकत पर पूरा मुल्क जाग उठा, जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत पर, मगर अब क्यों नहीं जाग रहा है? कोयटा सड़क पर रखी मैयतें ऑपोजिशन और हुकूमत दोनों से सवाल कर रही हैं, मगर उन्हें जवाब नहीं मिलता है। हम आज एक बार फिर यही सवालात हुकूमत के सामने रखेंगे, हुकूमत से जानने की कोशिश करेंगे कि आपको अपना किरदार अदा करना चाहिए था, पहुंचना चाहिए था, आपके कद में इजाफा होता है। अब कोयटा तो मीलों दूर है, मगर ऑपोजिशन की मंजिल मकसूद यानी शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में एक नौजवान उसामा सत्ती के घर पहुंचने की भी ऑपोजिशन लीडर्स को तौफीक नहीं हुई है। काश ऑपोजिशन और हुकूमत उसामा सत्ती के वालिद का दर्द समझ सकते हैं। उसामा सत्ती के वालिद क्या इस्तफसार कर रहे हैं, उनके वालिद की जुबानी आपको सुनाते हैं। जो लोग हमारे मुहाफ़िज़ बने हुए बैठे हैं, उन लोगों ने मेरे मासूम बच्चे को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल किया है। अभी तक मेरी समझ में आई है, गोलियां ना गाड़ी के आगे से लगी हैं ना पीछे से लगी हैं, गाड़ी के बाहर निकाल कर, बच्चे को बाहर निकाल कर उन्होंने गोलियां मारी हैं। इमरान खान साहब जो है ना, वो इसको नया पाकिस्तान बना रहे थे। नया पाकिस्तान तो नहीं बनाने, वो मेरे ख्याल में उसको नया कब्रिस्तान बनाना चाह रहे हैं। अगर ये कातिल बच गए, अगर इनको सजा ना हुई, क़यामत के दिन मैं इन 5 लोगों को छोड़ दूंगा, इनको माफ कर दूंगा। मैं आपको कसूरवार ठहराऊंगा और आपका गिरबान पकड़ूंगा। आज इसी मामले की गूंज इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में भी सुनाई दी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उसामा कत्ल केस में गिरफ्तार पुलिस एहलकारों के जिस्मानी रिमांड में मजीद 7 रोज की तौसीक कर दी। केस की समाअत के दौरान अदालत ने इस्तफसार किया कि बच्चे को कितनी गोलियां और कहां से लगी। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि बच्चे को 5 गोलियां लगी और पीछे और एक सामने से लगी। अदालत ने पूछा कि क्या गाड़ी की सीट में गोलियों के निशान हैं। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मैं ये देख नहीं सका, जिस पर जज ने कहा कि कैसी बातें कर रहे हो, क्या वो डाकू था? वो तो तालिब इल्म था, मुझे तस्वीर दिखाएं। तस्वीर कहां गई? बगैर सीट से निकले गोली नहीं लग सकती, जिस सीट से निकलकर 5 गोलियां लगी वो तस्वीर दिखाएं। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि वो तस्वीर नहीं है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि क्या मतलब, तस्वीर ली नहीं गई? इसका मतलब है तुम सब मिले हुए हो। इसी मामले पर बात करेंगे। इस वक्त उसामा सत्ती केस के वकील राजा फैसल यूनुस और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले गुफ्तगू आगाज राजा फैसल साहब आपसे करते हैं। राजा साहब, आज इस केस के मुल्जिमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया रिमांड के लिए, वहाँ प्रोसिक्यूशन इस्तगासा की जानिब से क्या शवाहिद पेश किए गए अदालत में? देखें सर, जब रिमांड के लिए मुल्जिमान को पेश किया गया तो उन्होंने 11 दिन का रिमांड मांगा, लेकिन मैंने जज साहब से इस्तदा की। मैंने कहा सर, ये दहशतगर्दी की अदालत है, इनसे ये तो पता करें 2 या 3 दिन जो उनकी कस्टडी में मुल्ज़मान रहे हैं, पुलिस की कस्टडी में रहे हैं, क्या प्रोग्रेस क्या है। हमेशा जो डेली डायरीज होती हैं उनमें प्रोग्रेस दी जाती है कि ये ड्यूरिंग रिमांड ये प्रोग्रेस है। तो जज साहब ने जब ये इफ्तिसार किया उससे तफ्तीशी से कि आप मुझे बताएं कि व्हाट इज़ द प्रोग्रेस इन दिस केस। एक कमज़ोर पहलू केस का उन्होंने दिखाने की तफ्तीशी ने कि शायद बच्चा किसी वारदात में इन्वॉल्व था और वो भाग रहा था और हमने पीछे से फायरिंग की। तो जिस पर जज साहब ने सवाल ये किया उनसे, वो नहीं राजा साहब, आप ये कह रहे हैं कि उनको बचाना चाहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि आईओ के पास कोई तस्वीर नहीं थी जिसमें ये साबित हो सके कि फायर पुश से लगाए गए थे, यानी सीट से फायर निकले, बैक साइड से लगी हुई थी। वो पिक्चर मर्कज़ कोर्ट ने पता किया कि मुझे जो सीट पर जो फायर लगे हैं, जो जिस सीट पर वो मकतूल, वो जो मासूम बच्चा बैठा हुआ था, उस पर जो फायर लगे वो पिक्चर्स कहां पे हैं? उसकी तस्वीर नहीं तो वो तफ्तीशी होता है कि जिस वक्त वो होता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है तो सबसे पहले मौके से शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि पुलिस की जानिब से मौके से शवाहिद इकट्ठे नहीं किए गए, अगर है थे तो वो अदालत के सामने प्रोड्यूस नहीं किए गए। इसका मकसद ये है कि ये सब कुछ प्री प्लान्ड है, एक मनसूबाबंदी के तहत उस बच्चे की जान ली गई है और जितने भी शवाहिद हैं उनको गायब करने की कोशिश की जा रही है। राजा साहब यहाँ तवक्कुफ फरमाइएगा, मैं नदीम कुरैशी साहब को शामिल करता हूँ। नदीम कुरैशी साहब, गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। राजा फैसल यूनुस साहब उसामा सत्ती के वकील हैं, अदालत में आज पेश भी हुए हैं और प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो लैतो लाल से काम लिया जा रहा है वो बता रहे हैं। जब वज़रा ये कहते हैं कि मुल्ज़िमान कैफ़िर किरदार तक पहुंचेंगे, इनका अंजाम देखा जाएगा,
तो फिर आप कैसे असर्टेन करेंगे, क्योंकि ये सब कुछ तो अदालत के अंदर होना है, और अदालत में प्रोसिक्यूशन अगर इतनी वीक होगी तो फिर इस केस के मुल्जिमान कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे कैसे? नदीम कुरैशी साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए रेहान, सबसे पहले तो मैं इम्तियाज़ सती की पूरी फैमिली से ना सिर्फ इजहार अफसोस करता हूँ, बल्कि बतौर एक सोसाइटी हमारे लिए ये इंतहाई शर्म का मकाम है। ये हमारे लिए पस्ती की इंतहा है कि हम अपनी नई नस्ल को इस तरह बेदर्दी से सड़कों पे मार देते हैं। मैं आपको एक अर्ज़ कर दूं, पाकिस्तान में इमरान खान की गवर्नमेंट है। इमरान खान के हवाले से पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि इंसाफ पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। आई एम सॉरी सर, ये नहीं पता है। आपने साने साहिवाल का जो है मंतकी अंजाम देखा, क्या हुआ? गवाहान कैसे मुनहरिफ हो जाते हैं, ये भी हमने देखा है। मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल है नदीम कुरैशी साहब आपसे, पुलिस ये करती है और इसकी छानबीन के लिए फिर पुलिस का आईओ मुकर्रर कर दिया जाता है। क्या पुलिस करेगी? कातिल भी पुलिस से है, और जिन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, तहकीकात करनी है, अदालत के सामने शवाहिद पेश करने हैं, वो भी पुलिस से हैं। ये कहाँ का इंसाफ है सर? देखिए मैं आपको एक अर्ज करूं, हम विद इन द लॉ रहेंगे, हम लॉ से बाहर नहीं जा सकते। अब आईओ तो पुलिस से ही होगा। हाँ, अगर मुद्दई चाहते हैं, उनके लिए पूरे उनकी सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट तैयार है। इस पे कोई जेआईटी बन सकती है, इस पे जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनकर इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचा सकती है। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं 24 के तवसत से सब देखने वालों को। कुरैशी साहब, अगर आईओ को यह पता हो कि हुकूमत संजीदा है और मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहती है, तो आईओ आज सामने शवाहिद प्रोड्यूस ना करता अदालत में? हम किसी केस की फाइनल इन्वेस्टिगेशन तक कोई राय नहीं दे सकते, लेकिन बादी नजर में जो चीज हम स्मेल कर रहे हैं, जो हमें महसूस हो रहा है कि इन लोगों ने, अभी तो सिर्फ इंटेंशन देखी जा सकती है। नदीम कुरैशी साहब, सादा सा सवाल तो मेरा ये भी है, उसामा सती के घर अगर वजीर आजम खुद पहुंच जाते तो बहुत बेहतर ना होता? देखिए, लोगों को पता होता कि इसमें वजीर आजम इन्वॉल्व है, पुलिस को, इस आईओ को भी पता होता और पुलिस फोर्स को भी पता होता कि वजीर आजम इमरान खान साहब कितने संजीदा है और चाहते हैं कि वाकई मुल्जिमान। वजीर आजम इमरान खान, पूरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी गवर्नमेंट 110% संजीदा है। किस तरह से मुमकिन है कि एक नौजवान मासूम बच्चे को नहीं पहुंच सके, लेकिन ये तो वफाकी दारुल हुकूमत से चंद किलोमीटर के फासले पर यहां तो जा सकते थे। देखिए मैं आपको अर्ज करूं, प्राइम मिनिस्टर का अपना एक शेड्यूल है, अपने मामलात है, गवर्नमेंट की। तो फिर आप मान रहे हैं ना कि ये प्रायोरिटी नहीं है? प्रायोरिटी है। देखिए, जाना ही तो प्रायोरिटी नहीं है ना। आप एक समझे, अगर वहां सर तर्जुमानों का इजलास बाद में भी हो सकता है, कैबिनेट का इजलास मौखिर हो सकता है। अगर वजीर आजम को ये पता हो और आप जैसे तर्जुमान जो है वो बताएं कि इसकी इंटेंसिटी क्या है, हमारा बुनियादी टारगेट क्या है। या आपका कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कैंपेन करता रहा है। हमारा टारगेट ये है कि इस मासूम बच्चे के साथ जुल्म अजीम करने वाले लोगों को, टारगेट अकम्प्लिश होता हुआ नजर आ रहा है। राजा साहब से पूछते हैं, राजा साहब आप देख रहे हैं नदीम कुरैशी साहब जो कुछ फरमा रहे हैं, क्या आपको लग रहा है, क्योंकि मामला तो जाहिर है इसकी कानूनी पेचीदगियां भी हैं, और कानूनी पेचीदगियों में कहीं मामला उलझ कर तो नहीं रह जाएगा? आप क्या फोर्सी कर रहा है? नदीम कुरैशी साहब से ये कहें कि हम लोगों ने भी सपोर्ट किया था पीटीआई को, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मेरी दरख्वास्त होगी कि वज़ीर आज़म साहब, ये मदीना की रियासत का वादा आपका था, स्लोगन आपका था, मदीना की रियासत में। याद है ना, हज़रत उमर फारूक ने कहा था कि अगर दरिया फरात के किनारे कुत्ता भी मर गया तो उसका मैं जिम्मेदार हूँ। ये मासूम बच्चे की जान गई है, उन्हें चाहिए था ये जीते रहें, 15 मिनट लगते हैं। आप उन सराओं में जाते हैं जहां पर वो लोगों को बिठाओ के आप खाना खाते हैं, जाएं। मेरी दरख्वास्त होगी वज़ीर आज़म से, हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूं, दिस इज द पीक टाइम कि आप लोगों को शेल्टर दें, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दें कि जो आइन का किताब है, कुरान और हदीस के किताब के बाद जो सबसे मुकद्दस किताब है वो आइन की बुक है। वैसे कितनी बदकिस्मती की बात है, क्या नदीम सत्ती के लवाहिकीन, मुतासरीन, उनके वकील भी यही इस्तफसार कर रहे हैं? आज कोयटा में बैठे हुए जो मुजाहिरीन हैं वही इस्तफसार कर रहे हैं कि इमरान खान साहब कोयटा हो। तो क्या वजह है सर? इमरान खान साहब के कद में इजाफा ही होगा। फेडरल गवर्नमेंट की पूरी टीम मौके पे गई। हम एक ऐसी सोसाइटी में जिंदा हैं कि हमारे पास, हमें मरूसियत में एक ऐसा बदतरीन दुश्मन मिला। मैं सत्ती वाले वाक़े की बात नहीं कर रहा, मैं कोयटा वाले वाक़े की बात कर रहा हूं। देखिए, हमने 20 साल दहशतगर्दी भुगती है, हमारी फोर्सेस ने, हमारी मिडिल क्लास ने, हमारे शुरफा ने, हमारे जी मैं पूछ रहा हूं, मैं बिल्कुल पूछ रहा हूं। वो कह रहे हैं कि वफाकी दारुल हुकूमत से चंद किलोमीटर के फासले पर, G13 के अंदर है सर। देखिए, मैं आज भी समझता हूं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से करीब है। प्राइम मिनिस्टर कौन सी सिक्योरिटी आ रही है? प्राइम मिनिस्टर का इस पे 100% कंसर्न है। प्राइम मिनिस्टर जरूर जाएंगे, मैं आपके चैनल पे बैठ के आपको कह रहा हूं। और साथ इन मुल्जिमान को अगर साबित होता है कि उन्होंने ये क्राइम किया है, जो कि नजर आ रहा है, इनको कोई रियायत नहीं मिलेगी। जी राजा फैसल यूनुस साहब, अब आप क्या जो है इस्तदा करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से, और अगर आप समझते हैं कि वाकई मुल्जिमान कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे, जो हमारा प्रोसिक्यूशन सिस्टम है उसके अंदर कहां कहां नकाइस है, पर्टिकुलरली इस केस को हम टेस्ट केस कैसे बना सकता है? देखिए, ये टेस्ट केस इस तरह हो सकता है कि इमरान खान को इनिशिएटिव लेना चाहिए, उन्हें, उनका वादा था पुलिस रिफॉर्म्स का, प्रोसिक्यूशन का,
सारे निजाम को दुरुस्त करने का, इसी केस से वो दुरुस्त करें, इसी केस से पुलिस रिफॉर्म लेकर आए और इस केस को एग्जाम्पल बनाएं कि इन लोगों को मैक्सिमम सजा बहुत की है वो, ताकि लोग शेल्टर फील करें। बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ हैं, उन्होंने जो वादे किए वो पूरे करने जा रहे हैं। इस पे कोई शक नहीं है कि बहुत सारे इदारों में इस्लाहात की जरूरत है। हम जब पुलिस इस्लाहात मस्त है सर, ये माशरे का वो तबका है जहां आए दिन आपके मामला बिगड़ते हैं। आए उज़ूद पशेमा का पशेमा होना। एक तो आपके जज्बात का मुझे बड़ा एहतराम है, ज़ाहिर है आपका हाथ अवाम पूरी की कौम पर के जज्बात है सर। मैं भी उस कौम का हिस्सा हूं। साहब लोगों की माओ से पता करें जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, रात को बेचारे कहीं स्कूल से कहीं यूनिवर्सिटी से आते हैं, क्या हम शेल्टर फील करेंगे? लेकिन ये चेंज होगा, पाकिस्तान की बका इसी में है कि ये एग्जिस्टिंग सिस्टम चेंज हो। आप देखें एक नौजवान मारा गया है सर, नौजवान इस वक्त वो खुद एडमिट करते हैं हमने बच्चे को गोलियां मारी हैं पुलिस की तरफ से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजा फैसल यूनुस साहब और नदीम कुरैशी साहब आपके कीमती वक्त के लिए। नदीम कुरैशी और राजा फैसल यूनुस हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद बात करेंगे कि पाकिस्तान की मईशत तरक्की करेगी या तनज़्ज़ुली का होगी शिकार। इस अहम मामले पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बात तो मुझे मुल्क की मईशत पर करनी है, लेकिन मुल्क की मईशत पर बात करने से पहले मैं उस नौजवान की बात करना चाहता हूं जिसे हर कोई ममलिकत खुदादाद का मुस्तकबिल समझता है, मुल्क के माथे का झूमर समझता है, लेकिन उसी नौजवान के मुस्तकबिल से खिलवाड़ किया जाता है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एक ऐसा नौ तश्कील शुदा इदारा है जो मुसलसल नौजवानों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ में मसरूफ है। MD कैट के तलबा सरापा एहतजाज रहे, उनके साथ होने वाली नाइंसाफियों की आवाज़ हमने अपने ही प्रोग्राम में उठाई, लेकिन कुछ ना बन सका। आज पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के दफ्तर के बाहर वो स्टूडेंट्स जिनके वालिदैन ने उन पर लाखों रुपए खर्च करके, अपनी उम्र भर की जमा पूंजी खर्च करके उन्हें डॉक्टर बनाया था, आज उन्हें बताया जा रहा है कि दे आर नो मोर डॉक्टर्स। आज उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। इससे पेशतर कि इन डॉक्टर्स को इंसान मानने से भी इनकार कर दिया जाए, मेरा ख्याल है हुकूमत को होश के नाखून लेने पड़ेंगे और PMC की इन कारस्तानियों पर नजरसानी करनी होगी। आज PMC के बाहर बैठे हुए इन वालिदैन और इन स्टूडेंट्स के साथ क्या रवैया रखा गया है हुकूमत की जानिब से, जरा उसकी एक हल्की सी झलक सबसे पहले आपको दिखाते हैं। इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि PMC के बाहर बैठे हुए ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोई चोरी नहीं की, कोई डाका नहीं डाला है, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने इन निहत्ते स्टूडेंट्स पर आज धावा बोला है। अब इस सब के बाद जरा मुल्क की मईशत का रुख करते हैं। इस वक्त हुकूमत की जानिब से टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए इनकलाबी इकदामात के दावे किए जा रहे हैं। हुकूमत यह भी दावा करती है कि इन इकदामात के बाइस मुल्क में टेक्सटाइल इंडस्ट्री फरोग पा रही है, तरक्की कर रही है। हकीकत यह है कि दुनिया भर में कोरोना वबा के दौरान बरामदात बंद होने के बाइस पाकिस्तान की टेक्सटाइल मसनूआत में मामूली फर्क जरूर दिखाई दिया है, क्योंकि दुनिया भर से क्लाइंट पाकिस्तान की जानिब डाइवर्ट हुआ है, जिसमें हुकूमत का कोई खासा किरदार दिखाई नहीं देता। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद कुछ और ही कहानी भी सुना रहे हैं। सनतकारों के मुताबिक हुकूमत की जानिब से मुतारिफ कराई गई नाकाम माशी पॉलिसियों का एक हिस्सा जीरो रेटिंग का खात्मा है, जिससे मुल्क की खजाने में इजाफा तो नहीं हो सका, लेकिन इस पॉलिसी ने बरामद कुनिंदगान को घुटनों के बल ला खड़ा किया है, जो अपनी ही रकम की वापसी के लिए FBR से भीख मांग रहे होते हैं। इस पॉलिसी के बाद FBR की हैसियत महज कैशियर जैसी हो गई है, जो बरामद कुनिंदगान से खाम माल की खरीदारी के वक्त रकम जमा करता है और जो रकम तैयार शुदा माल की बरामद के वक्त उन्हें वापस की जाती है। इस सारे अमल में 6 माह का अरसा सर्फ हो जाता है, जबकि यह रकम वापस करते वक्त इसका 40% हिस्सा मुख्तलिफ टैक्सेस की मद में काट लिया जाता है। सनतकारों के मुताबिक इस निज़ाम के बायस उनके 250 बिलियन FBR में मुंजमद हो जाते हैं, जो स्टक है इस वक्त FBR के अंदर। हालांकि यही 250 अरब जो है वो बरामदी सेक्टर में नई नौकरियों के लिए इस्तेमाल हो सकते थे, लेकिन हुकूमती इकदामात के बायस ना तो मुल्क में नई नौकरियां पैदा हो रही हैं और ना ही सनतों का पहिया घूम रहा है। हुकूमत ने ना सिर्फ मुल्क की सनतों की बहाली का वादा किया था, वही एक और वादा जो IPP से किया गया था, नए मुआहदे करने का वादा था। IPPs के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स को असर नौ देखा जाएगा। हुकूमत क्या वादा कर रही थी, कैसे गर्दिशी कम किया जाना था, क्या IPPs और हुकूमत के दरमियान भी ठन गई है। IPPs ने हुकूमत की जानिब से पेश करदा अदायगी का मंसूबा मुस्तरद कर दिया है और टैक्सेस में छूट के बाज़ाब्ता मुआहदों पर दस्तखत करने से कबल कम से कम 50% नकद अदायगी का मुतालबा भी किया है। IPPs के मुताबिक हुकूमत अदायगी के नए निज़ाम के जरिए जून 2020 में किए गए वादों से मुकर रही है, इसलिए अब हुकूमत से किसी भी किस्म की मुज़ाकरात नहीं होंगे और न ही किसी नए मंसूबे पर अमल किया जाएगा। एक और अहम वादा, दावा और नारा जिसका तस्करा भी आपके सामने रखते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने 2021 के आगाज़ में ऐलान किया कि यह साल तरक्की और खुशहाली का साल होगा, मुल्क तरक्की की जानिब बढ़ेगा। वज़ीर आज़म के इसी दावे के बाद
एक ही रोज मुल्क की मईशत के हवाले से दो मुतजाद खबरें सामने आई हैं। पहली खबर आलमी बैंक से आई है, जिसकी रिपोर्ट में खदशा जाहिर किया गया है कि रवा बरस पाकिस्तान की शरह नमू 0.5% रहेगी। लेकिन इसी दौरान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जारी करदा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शरह नमू 1.5% से 2.5% इजाफा होगा, उसमें वो बढ़ेगी। अब सवाल पैदा होता है कि क्या स्टेट बैंक दुरुस्त आदाद-ओ-शुमार का सहारा ले रहा है या आलमी बैंक के गोरख धंधे में सदाकत है? IPP से मुआहिदों में वफाकी हुकूमत नाकाम क्यों रही है? क्या वाकई मुल्क में टेक्सटाइल सेक्टर तरक्की? बहुत सारे सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वक्त माहिर इक्तसादी अमूर डॉक्टर सलमान शाह हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये कहिएगा, मईशत एक है और खबरें दो हैं। एक खबर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की है, दूसरी वर्ल्ड बैंक की है। अब स्टेट बैंक ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में हमारी जो GDP है दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी इन द मिडल ऑफ समवेयर 1.5 to 2.5, यानी वो राइज करेगी। वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि वो 0.5 नीचे जाएगी। तो मईशत तो एक है, ये एक तरफ से एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नेगेटिव है, दूसरी तरफ से एक्सपेक्टेशन बड़ी हाई है, ये कैसे हो सकता है सर? नहीं, जाहिर है कि आई मीन दो डिफरेंट एस्टिमेट्स हैं और एस्टिमेट्स हर वक्त जरूरी तो नहीं है कि सारे एस्टिमेट्स एक ही हों। आई थिंक एक तो ये है कि डिपेंड करता है कि किस टाइम पे किसकी आई है। स्टेट बैंक की इस वक्त मेरी नज़र में लेटेस्ट है और वो एक रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी को डिपेक्ट करती है। डॉक्टर साहब, मैं ये असल में जानना चाह रहा हूँ कि क्या आपको लगता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कोई बायस है टुवर्ड्स द कंट्री? ज़ाहिर है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को उसको बेहतर दिखाना चाहता है। नहीं, ये बेहतर तो नहीं दिखाना चाहता। स्टेट बैंक एक हमारा अदारा, इंडिपेंडेंट अदारा है और एक वो रियलिस्टिक पिक्चर पेश करते हैं। अब जब मैंने ये मुझे नहीं पता कि वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है वो उसकी क्या तारीख थे, वो डेटा उन्होंने लिया है और डॉक्टर साहब सेम डे पे रिपोर्ट और दोनों कोविड के पर्सपेक्टिव में बता रहे हैं। डॉक्टर साहब सेम डे पे दोनों रिपोर्ट्स आई हैं और दोनों का पर्सपेक्टिव सेम ही है कि अंडर कोविड जो है वो इकोनॉमी ऐसा परफॉर्म करेगी। वर्ल्ड बैंक ये कह रही है कि कोविड में क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट की जो अचीवमेंट्स है वो बहुत अच्छी रही है, उसके साथ जो काउंटर स्ट्रैटेजी है वो बहुत अच्छी डिवाइस की, इस वजह से दैट इज एक्सपेक्टेड टू गो हाई, यानी 1.5 से 2.5% के दरमियान कहीं पर स्टे करेगी। दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि कोविड की वजह से ग्लोबल पैंडेमिक है, दुनिया भर की इकोनॉमीज नीचे जा रही हैं, तो नेचुरली पाकिस्तानी इकोनॉमी भी 0.5 नीचे जाएगी। आई थिंक उसमें एक चीज तो मैंने जो पर्सनली जो भी एनालिस्ट हैं वो अपना एक उनका व्यू पॉइंट होता है, लेकिन अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में जो रिकवरी आ रही है वो पेंडेमिक की हाइट पे आ रही है और जो डिसलोकेशन हमारे मेजर कस्टमर्स में हुई थी यानी कि यूरोप और अमेरिका में, उसके बावजूद पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ऊपर की तरफ गई हैं और खासी हैंडसम अब उसके रिजल्ट्स कम से कम पिछले 1-2 माह में अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो एक बात ये भी है कि पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट लाइन है वो ऐसी है जो कि ऑनलाइन कॉमर्स के लिए वो बहुत मौजू है और इसलिए अगर वहाँ पे शटडाउन भी होता है या लॉकडाउन भी होता है तो ये ऑनलाइन मार्केटिंग जो है वहाँ पे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये सेक्टर है, दूसरा टेक्सटाइल सेक्टर भी है जो इस वक्त बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जैसे आप बता रहे हैं कि डाइवर्ट हुई है क्योंकि क्लाइंटेज जो है पाकिस्तान की तरफ, कि जब पाकिस्तान टेक्सटाइल सेक्टर जो है इस वक्त ओपन है, तो इस वक्त हमारी जो टेक्सटाइल सनत से वाबस्ता लोग हैं उनका एक शकवा भी है। वो कहते हैं कि इसको जीरो टैक्स जो है वो रिजीम के अंदर शामिल करना चाहिए है। शबर जैदी साहब ने जो है वो इसको जीरो टैक्स रिजीम से निकाल दिया। उसके बाद से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि FBR के पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है, वो पैसा जो हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग में लगना चाहिए है वो कहीं दरमियान में रह जाता है। जी यहाँ इसमें सदाकत भी है और जाहिर है कि जब आप एक पे करेंगे टैक्स और फिर आपको रिफंड के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा तो आपका वर्किंग कैपिटल टाई अप होता है और इसी वजह से आज से कई साल पहले हमने ये ज़ीरो रेटिंग की थी, लेकिन ये आमतौर पे IMF की ये रिक्वायरमेंट होती है और इस रिक्वायरमेंट के तहत अब स्टेट बैंक ने सिस्टम को खासा एफिशिएंट भी कर दिया है। अब जो आपके वो रिफंड्स होते हैं वो जल्दी हो जाते हैं और टाई अप जो कैपिटल है वो कम लेवल पे होता है। दूसरा ये है कि बिजली की कीमतें
एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए अब बहुत मुनासिब कर दी गई हैं उनको। वैसे डॉक्टर साहब ये बिजली वाली जो डोमेन है, मेरा ख्याल है कि इसको तो हम ना ही ओपन करें तो बेहतर है, क्योंकि आईपीपीज ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। हुकूमत खुशी के शादियाने बजा रही थी कि आईपीपीज के साथ एमओयूज रिवाइज हो रहे हैं, एग्रीमेंट्स दोबारा हो रहे हैं। आईपीपीज ने हाथ खड़े कर दिए कि हुकूमत हमसे कुछ बेहतर नहीं कराना चाह रही। नहीं, आई थिंक एक तो ये है कि ओवरऑल अगर आप देखें तो पाकिस्तान को शिफ्ट करना पड़ेगा। ये फॉसिल फ्यूल की जो एनर्जी है इससे पाकिस्तान को अब फेज आउट करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। माहिर इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर सलमान शाह हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद बात करेंगे कि FPCCI के नताइज मुतनाज़े क्यों हुए। इस अहम मामले को उठाएंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी FPCCI मुल्क भर के ताजरों का एक नुमाइंदा इदारा है। रवा बरस FPCCI के इंतखाबात ज़रूर हुए हैं, मगर ये इंतखाबात मुतनाज़े हो गए हैं। FPCCI के इंतखाबात क्यों मुतनाज़े हुए हैं, इस पर आज बात होगी। FPCCI के जो जीते हुए उम्मीदवार हैं, उसकी जीत को शिकस्त में कैसे बदल दिया गया, और क्या खालिद तवाब साहब जो सदारती उम्मीदवार है FPCCI के इलेक्शंस के, उनको वाकई हार का सामना करना पड़ा या फिर उन्हें हराया गया है। ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जो खुद खालिद तवाब साहब से हमें करने हैं। By virtue of the intention of the voters, we are pleased to announce that Mr. Mia Nasir Hayat FPCCI के जो सदारती उम्मीदवार खालिद तवाब साहब हैं हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद, और उनके साथ FPCCI के साबिका चेयरमैन इंजीनियर दारू खान भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद तवाब साहब आपके वक्त के लिए। इंजीनियर दारू खान साहब बहुत शुक्रिया आपकी आमद के लिए। अच्छा खालिद तवाब साहब, आपसे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं ना कि FPCCI के इंतखाबात की बाज़गश बड़े दिन से सुन रहे थे और बड़ी गहमा गहमी थी, फिर इंतखाब होता है, पता चलता है कि ये टाई हो गया है। 177 वोट्स आपके ओपोनेंट को पड़ते हैं, 177 जो है उसके साथ वो टाई हो जाता है। तो ये कंट्रोवर्सी क्या है, मतलब आपके ओपोनेंट को कैसे FPCCI का चेयरमैन डिक्लेयर कर दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, लास्ट ईयर भी जब इलेक्शन हुआ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज थी, लेकिन हमने सेटल किया और एक ग्रुप जो है अंजुम निसार साहब का वो बरसर इख्तियार आ गया। और आने के बाद इसका तरीक़ाकार ये होता है कि एक इलेक्शन कमीशन बनता है इलेक्शन से 3 महीने पहले। जो EC जो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है वो तकरीबन 150 अफराद उसमें हैं। वो तय करते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है 3 आदमियों पर मुश्तमिल होता है, वो कौन लोग होंगे। तो जब इन इलेक्शन कमीशन ने बनाया तो इन्होंने भी 1 साइडेड बनाया, और यहाँ तक किया कि हम लोग चूँकि अपोजिशन में बैठे हुए थे, हम लोगों के माइक बंद कर दिए गए। और न सिर्फ माइक बंद कर दिए गए बल्कि जो दूसरे शहरों में लोग थे, जैसे ये मीटिंग जो चल रही थी वो लाहौर में भी थी और इस्लामाबाद में थी, इनका वीडियो लिंक भी ख़त्म किया और इनके माइक भी बंद कर दिए गए। इसकी कंप्लेन हमने ऑफिशियली DGTO को भी करी। मैं खुद सेक्रेटरी कॉमर्स से भी मिला और उससे कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है बड़ा बाइस्ड है और लिहाजा इलेक्शन में हमें बड़ी ये यकीन है कि इलेक्शन में धांधली जो है वो की जाएगी। डिस्पाइट बीइंग अवेयर ऑफ देयर इंटेंशंस आप फिर भी इंतखाब में गए, जी गए। इलेक्शन आपने कंटेस्ट किया, उसके बाद हुआ क्या है, कंट्रोवर्सी क्या है? मैं आपसे उसी से शुरू कर रहा हूँ। जब इलेक्शन शुरू हुआ और इलेक्शन के बाद इन्होंने इलेक्शन से पहले एक रात पहले एक नई लाइसेंस इशू हुआ था DGTO के ज़रिए, पाक अफगान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसको 30 तारीख की सुबह इलेक्शन था, जिसको 29 तारीख को इन्होंने वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया, जबकि किसी का मजाज नहीं था कि जब 8 घंटे या 12 घंटे रह गए हों तो उसको आप वोटर लिस्ट में शामिल करें, और उसकी कोई फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी नहीं हुई थी। जब सुबह इलेक्शन में ये वोट डालने के लिए लाया गया तो हम सब ने एतराज़ किया और मुत्तफ़क़ा तौर पर फैसला हुआ कि इस वोट को सील करके इसका फ़ैसला DGTO करेगा कि आए ये वोट वैलिड है या नहीं। इसको तमाम सील करके और तमाम दोनों पोलिंग एजेंट्स के जो हेड थे उनसे साइन करा के ये सील करके रख दिया गया कोने में। उसके बाद इलेक्शन हुआ, मुख्तलिफ रिज़ल्ट अनाउंस हुए। हमारे हर सूबे का एक वाइस प्रेसिडेंट होता है। जैसे सिंध आपको कितने वोट पड़े? मुझे 178 और आपके अपोनेंट को 177।
और 178 जो था वो एक कास्टिंग वोट था जो पाक अफगान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का था। ये जब ये मैं आपको उसी पे आ रहा हूँ। देखिए हुआ क्या, वो पाक अफगान चैम्बर का जो वोट था सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए नहीं था, उसमें दूसरा वोट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी था, उसी में वाइस प्रेसिडेंट का वोट था। तो वाइस प्रेसिडेंट पे वो वोट की ज़रूरत नहीं पड़ी तो नहीं खोला गया, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पे वोट की ज़रूरत नहीं पड़ी तो नहीं खोला गया, सील वोट का सील पर रहा। जब प्रेसिडेंट में उन्होंने देखा कि एक वोट से ये हार रहे हैं तो इनको ज़रूरत महसूस हुई कि वो सील वोट जो है वो खोल लिया जाए। तो उस मौके पे वो सील वोट खोल के इन्होंने 178 का वोट तय किया, जिसका हमने सख्त एतराज़ किया, हमने नहीं माना। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो था उसने ये अनाउंस किया कि जी इट्स अ टाई, 178 और 178। टाई की सूरत में AGM में टॉस होता है कि कौन जीता कौन हारा, और इलेक्शन कमीशन आर्बिट्रेटरी फैसला करके चला गया कि इसका फैसला जो है वो AGM में करेगा। इन्होंने तकरीबन 300 से 400 आदमी जो हैं उस हॉल में, जो हमारे मेंबर्स नहीं थे जनरल बॉडी के, उनको पूरा भर दिया गया एक ख़ास सूबे के जो लोग रखते थे, और बहुत अजीब किस्म के लोग जो किसी तरह भी बिजनेस कम्युनिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन उन्होंने सुबह आके ये ऐलान किया, सारे जहाँ रिजल्ट अनाउंस किए वहाँ उन्होंने ये अनाउंस किया, जो मेरे ओपोनेंट का नाम था नासिर रियाद बक्कू, वी रिवाइज अवर लास्ट नाइट डिसीजन। ये इलेक्शन कमीशन ऑफिशियली कह रहा है और आप देखिएगा, आपके पास वीडियोज़ भी मौजूद है। वी रिवाइज अवर लास्ट नाइट डिसीजन एंड सीइंग द इंटेंशन ऑफ द वोटर्स वी डिसाइडेड दैट नासिर रियाद बक्कू इज़ अ प्रेसिडेंट एंड दैट्स ऑल। कोई वोट्स का भी मेंशन नहीं किया कि किसी को कितने वोट मिले, क्या मिले। अच्छा इंजीनियर दारूख खान अशरकज़ई साहब, क्योंकि आप साबिका चेयरमैन FPCCI है, ये इंटेंशंस ऑफ वोटर्स वाला जो है वो क्या मामला है, ये क्या स्ट्रैटेजी है? जब पता है कि आपने टॉस करना है या वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा, तो इंटेंशंस को कैसे चेक करते हैं? ऐसा कोई पैरामीटर मौजूद है या आपने देखा है? देखिए, जो इलेक्शन कमीशन ने इस साल फेडरेशन का इलेक्शन कराया, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख़ में किसी स्टेट बॉडी का कहीं पे भी इस तरह का कोई इलेक्शन कमीशन का कोई मिसाल नहीं होगा। 30 तारीख़ को इलेक्शन है, 30 तारीख़ को ही जो है वो एक ट्रेड बॉडी उसमें शामिल होती है वोटर लिस्ट में, जो ना प्रोविजनल वोटर लिस्ट में शामिल है, ना फाइनल वोटर लिस्ट में शामिल है, ना उन्होंने पिछले साल का इलेक्शन कराया है, किसी किस्म का कोई वजूद। वेरी बिगिनिंग आपको पता था कि इलेक्शन कमीशन की इंटेंशंस ठीक नहीं है, फिर भी आप इंतखाब में गए, उसके बाद भी इंटेंशंस ठीक नहीं लग रही थी, आपने उसको एक्सेप्ट किया। अब आप किस फॉरम पे जाएंगे, इसको कैसे कंटेस्ट करें? हम तो बिजनेस कम्युनिटी है, हम नहीं चाहते कि इस तरह की हलड़बाजी हो जिस तरह से इस साल पेश आई, और ना हमें तवक्को थी कि इस तरह की जो है वो कोई बदमाशी वाली सूरत हाल, कोई डंडे और क्लाशनकोव के साथ या हौसले के साथ जो है वो आके बिज़नेस कम्युनिटी को यरगमाल बना। लेकिन ये फ़ैसला है, हमने इससे पहले इलेक्शन कमीशन पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार किए थे और इलेक्शन कमीशन के करप्शन के सबूत उनको दिए थे कि ये देखो प्रेडी ताने में बंद है करप्शन के इल्ज़ाम में, आप ऐसे शख्स को कैसे इलेक्शन कमीशन बना रहे हो जिसके ऊपर ख़ुद ही करप्शन के इल्ज़ामात हैं। लेकिन हमारी बातें ना सुनी गई। हमने अपने जो फोरम था, अपीलेट फोरम था, उस अपीलेट फोरम के सामने डायरेक्टरेट जनरल अपीलेट ऑर्गेनाइजेशन के रेगुलेटर को बार बार ये रिक्वेस्ट करते रहे कि इस साल जो इलेक्शन कमीशन बनाया गया ये बायस्ड है, ये किसी सूरत भी जो है वो सही इलेक्शन नहीं कराएगी। चेयरमैन FPCCI फाइनली अनाउंस हो गए कि फॉर्मली चेयरमैन FPCCI कौन होंगे। तवाब खान साहब के जो रिजर्वेशन है अपनी जगह पर, अब किस तरह से एड्रेस होंगे, उसका फॉर्म क्या है, अगला लाहेअमल क्या होगा आपका? देखिए, ये तो सबको पता है पूरी तरह के, जब इलेक्शन कमीशन नहीं, हम कोर्ट में नहीं, हम जो अपीलेट फोरम है वो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। खालिद तवाब साहब और इंजीनियर दारूख खान अशरकज़ई हमारे साथ मौजूद थे। खालिद तवाब साहब FPCCI के सदारती उम्मीदवार हैं और ये FPCCI के इंतखाबात मुतनाज़े क्यों हुए हैं, ये तमाम तर कहानी आपके सामने बयान की। अब ये ट्राइब्यूनल ने फैसला करना है कि बिलाखिर कौन सदारती उम्मीदवार ठहरता है, क्योंकि FPCCI के इंतखाबात के अंदर फॉर्मली जिसको सदारती उम्मीदवार डिक्लेयर किया गया है उस पर सवालिया निशानात उठ रहे हैं। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि शाहीन न्यूजीलैंड में खाकबाजी क्यों करते रहे हैं, इस आम मामले को उठाएंगे और क्रिकेट की कुछ बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में मशहूर है कि ये नौजवानों के लिए एक बेहतरीन टीम है, मगर शर्त यह है कि वो नौजवान किसी दूसरे मुल्क का होना चाहिए। यही नहीं है बल्कि हमारे शाहीन तो आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ियों को फॉर्म में लाने की सलाहियत भी रखता है।
इसी तरह दुनिया का कोई भी बल्लेबाज जो सेंचुरी नहीं बना सकता, जिसमें कैपेसिटी नहीं है, वो पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेल के देख ले, पाकिस्तानी बॉलर्स उसे सेंचुरी कराने में मुआविन साबित जरूर होंगे। ऐसा ही आज न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के दौरान हुआ है। T20 की इबरतनाक शिकस्त के बाद कौमी क्रिकेट टीम को न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज में भी शर्मनाक हार से 2-4 होना पड़ा है। आज के मैच में न्यूजीलैंड का एक नौजवान बॉलर पाकिस्तान के 11 बेहतरीन खिलाड़ियों की विकेटें लेने में कामयाब हो गया और ये उसके करियर की बेहतरीन बॉलिंग थी। इसी तरह आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाज रन उगलने वाली मशीन साबित होते हैं। शाहीन जो पलटने, झपटने और लहू गर्म रखने के लिए मशहूर थे, जिनके बल्ले रन उगलते थे, जिनके हाथों से गेंद बिजली की माने निकला करती थी और गेंद पर शाहीन किसी तेजी से पड़ जाते थे, लॉर्ड से कजाफी तक जिनकी धूम मची हुई थी, अब मायूस कुन गेंदबाजी, बदतरीन बल्लेबाजी, यूं कहिए कि वो शाहीन खाकबाजी में मसरूफ हैं। शर्मनाक फील्डिंग भी दिखाई देती है। क्या सूरत हाल दिखाई दी न्यूजीलैंड के खिलाफ जब कौमी क्रिकेट टीम मैदान में उतरी है, तो उसकी एक झलक जरा आपके सामने रखते खुद अंदाजा हो जाएगा इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम किस शिकस्त से 2-4 हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैदान में शानदार परफॉर्मेंस देखकर बेसाख्ता ज़हन में ये बात आती है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम आखिर ये सब कुछ कैसे कर लेती है। अब ग्रीन शर्ट्स की मैदान में कारकर्दगी तो आपने देख ली है, अब ज़रा आपको कौमी क्रिकेट टीम के थिंक टैंक से मिलवाते हैं। सबसे पहली तस्वीर जो आपके सामने रखेंगे, ये कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं, मिसबाउल हक कहते हैं इनको। कौमी क्रिकेट टीम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, हेड कोच के दर्जे पर फाइज हैं। वो कि अपने क्रिकेट करियर के दौरान धीमे मिजाज की वजह से बहुत मशहूर थे, टुक टुक भी कुछ लोग कहते थे, लेकिन बतौर हेड कोच क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में वो कौमी टीम को बेहतर नहीं बना सकें। एक और तस्वीर आपके सामने, एक और बड़ा नाम रखता है, ये जनाब वकार यूनुस साहब हैं। बॉलिंग के बादशाह समझे जाते थे, लेकिन बॉलिंग कोच के तौर पर वकार यूनुस एक नाकाम कोच की हैसियत से सामने आए। कौमी टीम के बॉलिंग को बेहतर बनाने में बुरी तरह से फ्लॉप दिखाई देता है। इससे पहले कौमी टीम के हेड कोच भी रह चुके हैं, दूसरा मौका है, अब बॉलिंग कोच हैं। बॉलिंग कैसी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, एक टेस्ट मैच के अंदर कितनी एक्स्ट्रास देती है कौमी क्रिकेट टीम और उसके बॉलर्स, वो सब ने देखा है। अब एक और तस्वीर आपके सामने रखते हैं और ये चेहरा है जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच का। इन्हें यूनुस खान कहते हैं। अपने दौर के मायनाज बल्लेबाज हैं, मगर यूनुस खान भी दीगर कोचेस की तरह खातिर खा कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे हैं। ज़ाहिर कोचिंग का एक्सपीरियंस एक मुख्तलिफ चीज़ है, खुद अच्छा प्लेयर होना एक मुख्तलिफ चीज़ है। क्रिकेट टीम की मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ज़रूरत सब्र की है कि तीनों कोचेस का एहतसाब किया जाए। कौमी क्रिकेट टीम की शिकस्त पर सोशल मीडिया पर खूब हंगामा बपा है। सोशल मीडिया सारिफीन अपना गुस्सा मीम्स बनाकर निकाल रहे हैं। किसी ने शिकस्त की जिम्मेदारी मिसबाउल हक पर डाली है, तो कोई शान मसूद को इसका जिम्मेदार करार दे रहा है। बाद सारिफीन सारा गुस्सा मैनेजमेंट पर निकाल रहा है। शान मसूद की बात हो रही है तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो अंडों के कारोबार का मशवरा दिया था, इन्होंने 3 मैचेस 3 इनिंग्स के अंदर 3 अंडे लेकर वज़ीर-ए-आज़म के विजन को पाया तकमील तक पहुँचाया। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के नंबर 1 बनने का क्रेडिट भी पाकिस्तान टीम को देना चाहिए। जहाँ बहुत सारे क्रेडिट्स की बात हो रही है, तो न्यूजीलैंड की टीम भी नंबर 1 हो गई है पाकिस्तान की इस बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से। शायकीन ने क्रिकेट का गुस्सा बजा है, मगर ज़रूरत सब्र की है कि मुल्क में क्रिकेट के फ़रोग के लिए निज़ाम का असर नौ जायज़ा लिया जाए। परचेज सिस्टम, सिफारिशी कल्चर की बजाय मेरिट को फ़रोग दिया जाए। तो क्रिक लीस्ट मुल्क के अंदर अगर और कुछ बेहतर नहीं हो रहा, तो खान साहब जो 92 के वर्ल्ड कप के कप्तान हैं, वो कम अज़ कम क्रिकेट टीम पर तवज्जो दें तो ये बेहतर हो सकती है। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।